हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज रेणु कुमारी। आपका स्वागत है आपके चैनल आर एस एजुकेशन पॉइंट पर। अगर आप बायोलॉजी को आसान और मज़ेदार तरीके से समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको जेटेट, सीटेट, बोर्ड एग्ज़ाम, जनरल साइंस या 12th क्लास से जुड़ी बेहतरीन वीडियो मिलेगी। हम कॉन्सेप्ट को आसान भाषा और शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं जिससे आपका समझना आसान हो जाएगा। अगर आप बायोलॉजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दें जिससे कि मैं आपके सामने बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला सकूं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात कर ली हुई थी प्रोटीन और विटामिन्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने विटामिन के केमिकल नेम, विटामिन से होने वाले डिजीज़ एंड उनके सोर्सेस के बारे में बात कर ली हुई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला न्यूट्रिएंट्स जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा उत्पन्न करने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। दे आर द एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड ऑफ आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट से हमें सर्वाधिक मात्रा में इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसीलिए हमें हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। और नेक्स्ट हमारी जो बातें हैं ध्यान में रखा कीजिएगा फ्रेंड्स। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे शरीर में, क्योंकि जो सजीव प्राणी हैं उन सजीव प्राणी के अंतर्गत इनको संग्रहित किया जाता है। तो अगर जंतुओं में बात करेंगे तो एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, तथा अगर हम प्लांट या पौधों के बारे में बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। दे आर स्टोर्ड इन एनिमल इन the form of glycogen and in plant in the form of starch। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मुख्य ऊर्जा उत्पादक का कार्य करता है। इससे हमें मैक्सिमम इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है। पिछली क्लास में जब हमने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत पढ़ा था फ्रेंड्स, तो हमने इस टॉपिक के बारे में बात कर ली हुई थी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इन टॉपिक्स के बारे में हमने बात कर ली हुई थी, इन पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया हुआ था। तो आई होप ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको समझ में आ गया। अब कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य घटक कौन से होते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य घटक हमारे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कई बार हमसे इनके रेशियो के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इनके रेशियो के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो इनका रेशियो होता है 1:2:1, ठीक है। तो इस रेशियो में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कार्बोहाइड्रेट इज 1:2:1। अब हमारे शरीर में कई बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि आप लोगों से कि सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कौन सा होता है, यानी हमारा शरीर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में ग्रहण करता है। तो हमारा शरीर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्रहण करता है फ्रेंड्स, और वो होता है ग्लूकोज। तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करता है।
तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में होता है। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो उस समय हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में किस तरह से होता है, इस बिंदु पर बहुत डिटेल से जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग ग्लूकोज के रूप में होता है। Carbohydrates are used in our body in the form of glucose। अब कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो जाता है फ्रेंड्स। उससे पहले हम आपसे इस बारे में बात कर लेते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4.2 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अब कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं फ्रेंड्स कि संतुलित आहार में, यानी कि हमारे बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, कितनी प्रतिशत मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। तो हमें पता है फ्रेंड्स कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है हमारे बैलेंस डाइट में। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी मात्रा 60% होती है। द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बैलेंस डाइट इज अप्रोक्स 60%। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली होगी। अब अगर हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा हमारा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा हमारा होता है ओलिगो या पॉलीसेकेराइड। तो मोनो से हमें पता है फ्रेंड्स, मोनो से हमारा होता है 1, डाई से हमारा होता है 2 और ओलिगो या पोली से हमारा होता है मैनी, यानी कि बहुत सारा। तो आइए अब हम इनके डेफिनेशन के बारे में एक एक करके जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। तो मोनोसेकेराइड जो हमारा होता है फ्रेंड्स, वो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जल अपघटन नहीं होता। अब आप लोग पूछेंगे कि जल अपघटन क्या होता है मैम? तो जल अपघटन अर्थात जल के अंदर घुलना या टूटना, इसे हम जल अपघटन कहते हैं। तो मोनोसेकेराइड इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट हाइड्रोलाइज। तो अब हम मोनोसेकेराइड के कुछ उदाहरणों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज इत्यादि। तो ये हमारे मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड्स के बारे में। तो डाई से हमारा पता है कि 2, तो ये इस कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत फ्रेंड्स ये जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के 2 अणु प्रदान करते हैं। डाइसेकेराइड में क्या होता है कि ये जल में अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के 2 अणु हमें प्रदान करते हैं। दे आर हाइड्रोलाइज एंड गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड। तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज इत्यादि। तो ये बातें थी हमारे डाइसेकेराइड के बारे में। अब है हमारा नेक्स्ट ओलिगो या पॉलीसेकेराइड। तो ये जल अपघटित होकर ओलिगो या पॉलीसेकेराइड, तो ये जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई सारे अणुओं का निर्माण करते हैं फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज इत्यादि। अभी कुछ थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है और एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं इस टाइप के, ये जल में अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के हमें कई सारे अणु प्रदान करते हैं। तो आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी।
तो कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 कैटेगरी में बांट लिया था। पहला था मोनोसेकेराइड, पहला हमारा था मोनोसेकेराइड, दूसरा हमारा था डाइसेकेराइड और तीसरा था हमारा ओलिगो या पॉलीसेकेराइड। तो आई होप इतनी बातें आपको कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में समझ आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल्यूलोज के बारे में। तो आप इसे नोट के फॉर्म में लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नोट के फॉर्म में इस बिंदुओं को आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि सेल्यूलोज का अगर एक अणु टूटता है तो 3000 अणु हमें ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। किसके प्राप्त होते हैं? ग्लूकोज के। यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर सेल्यूलोज का टूटता है तो उससे हमें 3000 अणु ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स कि कागज तथा लकड़ी में शुद्ध सेल्यूलोज होता है। पेपर एंड वुड आर प्योर सेल्यूलोज। तो ये विशेषताएं थी सेल्यूलोज के बारे में। अब कई बार सेल्यूलोज के पाचन के बारे में आता है बात, तो याद रखेंगे ज़्यादातर शाकाहारी जीव जैसे कि गाय, बकरी इत्यादि सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, लेकिन मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। इस बिंदु को आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स कि मनुष्यों में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स लाइक काउ, गोट etc आर एबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज वेयर एज ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। इनमें सेल्यूलोज को पचाने की एबिलिटी होती है फ्रेंड्स, जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हमारे गाय और बकरी इत्यादि हैं, ये सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के विषय में। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट के विषय में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो इनके विभिन्न उपयोगों के बारे में। तो सबसे पहले है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ग्लूकोज के रूप में ईंधन का कार्य करता है। ग्लूकोज के रूप में ईंधन का कार्य करता है हमारे बॉडी के लिए एज ए फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है हमारा संचित भोजन के रूप में कार्य करता है, एक्ट्स एज ए स्टोर्ड फूड। मैंने आपको बताती हुई थी फ्रेंड्स कि प्लांट के अंतर्गत स्टार्च के रूप में और जीव जंतु या एनिमल्स के अंतर्गत ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा प्लांट्स में स्टार्च के रूप में और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो ये एक संचित भोजन के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा डीएनए तथा आरएनए का घटक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स इज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए तथा आरएनए का निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट्स से होता है। अब है नेक्स्ट हमारा कि सेल्यूलोज के रूप में पादपों के कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। सेल्यूलोज के रूप में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और इंड में हमारा है फ्रेंड्स कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग किया जाता है। एज ए रॉ मटेरियल्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कार्बोहाइड्रेट इज़ यूजेज। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत के बारे में। तो कई बार क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि आप लोगों से मैं बात कर लूं कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य सोर्स क्या हैं, इनके सोर्सेस पूछ लिए जाते हैं कि किस भोज्य पदार्थ में आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। तो मैं आपसे बात करूं कार्बोहाइड्रेट के विषय में, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत हम सीरियल्स जैसे कि अनाज इत्यादि में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाती है। तो हम बात करें अनाज के बारे में, गन्ने के बारे में बात करें, दूध के बारे में बात करें, हनी के बारे में बात करें, केले के बारे में बात करें, आलू, चुकंदर, चावल, गेहूँ
इत्यादि के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इनके अंतर्गत हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये सभी स्रोत जिनके अंतर्गत हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आकर हमने फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लिया। तो आज की क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट को जाना, उसके टाइप्स को जाना, उनके स्रोतों को जाना और उनके कार्य को जाना। तो आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में भली भांति परिचित हुए होंगे फ्रेंड्स। अगर फिर भी आपको ये टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी हुई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक बात फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिकों का आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प हो। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मैंने न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत विटामिन और कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है वो प्रोटीन के रिगार्डिंग होगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। तो मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।